अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एन एरोबिक ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द पेशेंट विद क्रोनिक डिजीज़। हम पेशेंट पढ़ेंगे क्रोनिक डिजीज़ के। इसमें हम पढ़ते हैं इन पेशेंट और आउट पेशेंट। इन पेशेंट में हम अब देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कार्डिक रिहेबिलिटेशन में क्या क्या आता है। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन यानी एमआई आता है, रिवस्कुलराइजेशन आ जाता है, उसके बाद वाल्व रिप्लेसमेंट, क्रोनरी बाईपास सर्जरी आ जाती है। उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट आ जाता है और हार्ट फेलियर आ जाता है। यानी कि जो क्रोनरी आर्टरी के पेशेंट जो होते हैं उसमें ये डिजीज़ हो सकती हैं। मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, रिवस्कुलराइजेशन हो गया, वाल्व रिप्लेसमेंट हो गया, क्रोनरी बाईपास सर्जरी होगी, उसके बाद हार्ट ट्रांसप्लांट हो गया, हार्ट फेलियर होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन पेशेंट में क्या होता है। इन पेशेंट जो होते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं, यानी कि ऐसे पेशेंट जो हॉस्पिटल्स में होते हैं और वो 3 to 5 डेज़ में रहते हैं, वो इन पेशेंट होते हैं। उनमें कौन सी डिजीज़ हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन भी हो सकते हैं, वाल्व रिप्लेसमेंट, क्रोनरी बाईपास सर्जरी होगी। यानी कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, वाल्व रिप्लेसमेंट, क्रोनरी बाईपास सर्जरी के जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं 3 to 5 डेज़ के लिए, वो कौन से होते हैं, इन पेशेंट। अब इनका पर्पस क्या होता है। इनका पर्पस जो होते हैं, जो इनिशियल रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको ना जो पेशेंट होते हैं उसको एडुकेट करना इनिशियल रिस्क फैक्टर्स के बारे में, और उसके बिहेवियर्स को उसका जो बिहेवियर है उसको मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर्स करना। यानी कि उसको बताना कि आपने ईटिंग कैसे करनी है, इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, उसको ना हमने क्या करना है, एडुकेट करना है उसको। हमने इसके नुकसानात के बारे में बताना है, आपने कैसे ईटिंग करनी है। और नंबर 2 पे हमें उसको बताना है कि जब वो उसको 1 से 3 डेज़ हो जाते तो हम उसकी ना सेल्फ़ एक्टिविटीज़ करवाते हैं। सेल्फ़ एक्टिविटीज़ में यानी कि अगर वो बैठा है तो हम उसे ना सिटिंग से स्टैंडिंग में कराते हैं। अगर वो बैठा है तो हम उसे उठने के लिए कहते हैं। पहले हम उसको इनिशियल रिस्क फैक्टर्स के बारे में एडुकेट करते हैं, उसमें कौन से होते हैं बताते हैं, उसको हम एडुकेशन करते हैं। उसको मेटाबॉलिक बिहेवियर्स को बिहेवियर्स जो होते हैं उसको हमने मॉडिफिकेशन करते हैं बिहेवियर के। उसमें जो होती क्या होती है, हम उसको ईटिंग की हैबिट्स के बारे में बताते हैं, खुराक के बारे में बताते हैं। उसके बाद हम जब उसको 1 से 3 डेज़ हो जाते हैं, यानी कि जब उनको 1 से 3 डेज़ हो जाते हैं तो हम उसकी सेल्फ़ केयर एक्टिविटीज़ करवाते हैं कि वो अपनी खुद की एक्टिविटी करे। यानी कि वो अगर बैठा है तो वो उठे, सिटिंग से स्टैंडिंग करवाते हैं। और जब उसको 3 to 5 डेज़ हो जाते हैं, यानी कि 3 से 5 दिन जब उसको हो जाते हैं, तो हम उसको आर्थोस्टैटिक चैलेंजेस कराते हैं। आर्थोस्टैटिक चैलेंज क्या होता है, जब एक पेशेंट होता है वो बैठा होता है, बैठने से जब वो उठता है तो उसको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाता है, उसको हम आर्थोस्टैटिक कहते हैं। फिर हम उसकी एम्बुलेशन करवाते हैं। एम्बुलेशन में यानी कि उसका जो मोनीटर करवाते हैं, हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह ईसीजी के ज़रिए हम मोनीटर्स करवाते हैं। उसके बाद हम पेशेंट और उसकी फैमिली को प्रिपेयर करवाते हैं कि वो कंटिन्यूस करें इस एक्सरसाइज को, घर में भी इसको कंटिन्यूस रखें एक्सरसाइज को आफ्टर अ कार्डिक इवेंट के बाद वो अपनी एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें। हम पेशेंट और फैमिली को ना प्रिपेयर करवाते हैं। इन पेशेंट में हमने क्या क्या पढ़ा। इन पेशेंट में जो थे वो हॉस्पिटल में होते हैं और 3 to 5 डेज़ तक रहते हैं। उसमें क्या होता है, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन आ जाता है, वाल्व रिप्लेसमेंट, क्रोनरी बाईपास सर्जरी। फिर उसके पर्पस में क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको एडुकेट करते हैं, उसके बिहेवियर को मॉडिफाइड करते हैं कि वो ईटिंग हैबिट किस तरह की करे। उसके बाद हम उसकी सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ करवाते हैं। जब 1 से 3 डेज़ हो जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि वो अगर बैठा है तो उठे, सिटिंग से स्टैंडिंग करवाते हैं। उसके बाद हम उसके आर्थोस्टैटिक चैलेंजेस करवाते हैं, यानी कि 3 to 5 डेज़ में। जब वो 3 to 5 डेज़ में आ जाए तो उसका आर्थोस्टैटिक चैलेंजेस करवाते हैं। आर्थोस्टैटिक किसे कहते हैं, जब कि एक पेशेंट होता है वो उठता है, बैठा हुआ तो उठता है, जब उठता है तो उसको चक्कर आते हैं, वो गिर जाता है, उसको हम आर्थोस्टैटिक करवाते हैं। फिर हम उसकी एम्बुलेशन करवाते हैं। एम्बुलेशन में जो थे ईसीजी के जो हार्ट रेट, पल्स रेट वगैरह को ना हम मॉनिटर करवाते हैं। फिर हम पेशेंट और उसकी फैमिली को प्रिपेयर करते हैं कि वो जो कंटिन्यूस करें कार्डिक इवेंट के बाद अपनी एक्सरसाइज को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आउट पेशेंट में क्या होता है। आउट पेशेंट जो होते हैं 1 से 3 वीक्स के बाद जब हॉस्पिटल से वो चले जाते हैं, यानी कि 1 से 3 वीक्स उनको हॉस्पिटल में है तो उसके बाद वो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। उनके ना 36 यानी कि
36 सेशन होते हैं। उसमें जो होता है उसका बीपी जो होता है मॉनिटर करते हैं रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान, कि वो अपना बीपी जो होता है रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान मॉनिटर करे। जो इन पेशेंट थे वो कितने दिन के थे, 3 to 5 डेज़ के, लेकिन ये जो है 1 to 3 वीक्स तक होते हैं। और इसमें सेशन जो होते हैं 36 होते हैं। इसमें हम बीपी को जो होते हैं मॉनिटर करते हैं रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान। और पर्पस क्या होता है कि इसकी जो कैपेसिटी होती है हम उसको इंक्रीज़ करें, कैपेसिटी को बढ़ा दें। उसके बाद कार्डिक फंक्शन जो है, जो कार्डिक काम कर रहा है उसको हम बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें। मेटाबॉलिक चेंजेस करवानी होती हैं आउट पेशेंट में, इसलिए। उसके बाद जो होते हैं हम डिटरमाइन करें कि मेडिसिन का क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, मेडिकेशन अब इफ़ेक्ट क्या दे रही है, वो सही रिस्पॉन्स दे रही है, उसके इस्तेमाल करने से क्या क्या फ़ायदे हुए, क्या क्या नुकसान हुए, उसको भी हम डिटरमाइन करने के लिए हम ये करवाते हैं। लेवल ऑफ एक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए। उसके बाद जो होते हैं एंग्जाइटी और डिप्रेशन होते हैं उसको कम करने के लिए। और जो होती है पेशेंट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एक्सरसाइज करे, वो खुद ही एक्सरसाइज करे, किसी पे डिपेंड नहीं करे, इसलिए भी करवाते हैं। अब आउट पेशेंट कौन कौन से होते हैं, जो 1 से 3 वीक्स तक होते हैं। इसमें 36 सेशन होते हैं। और बीपी जो होते हैं वो मॉनिटर करते हैं रेस्ट और एक्सरसाइज के दौरान। इसका पर्पस जो होता है उसमें कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है, कार्डिक फंक्शन जो होता है वो बढ़ जाता है, मेटाबॉलिक चेंजेस जो होती हैं वो, इसमें हमने मेटाबॉलिक चेंजेस करवानी होती है, कैपेसिटी को बढ़ाना होता है, कार्डिक फंक्शन को बढ़ाना होता है, उसका मेडिसिन का जो इफेक्ट है उसको हमने डिटरमाइन करना होता है। उसके बाद जो थे हम एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना बढ़ाना होता है। उसके बाद हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन को कम करवाना होता है। फिर उसके बाद जो होता है ताकि पेशेंट जो होते हैं वो अपनी किसी पे डिपेंड ना करे, एक्सरसाइज को उसको इंडिपेंडेंट करवाना होता है। अब हमने इन पेशेंट भी पढ़ लिया, आउट पेशेंट भी पढ़ लिया। अब हमने पढ़ना है गाइडलाइन में फिट वीपी, मतलब कि मैंने बताया था फिट वीपी के बारे में, एक पहले भी मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है। फिट जो है वो फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी, आई इंटेंसिटी, टी टाइम्स, टी टाइप्स, वी वॉल्यूम, पी प्रोग्रेशन। फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मैंने पहले भी बताया हो, जो 3 टाइम्स पर वीक में हम करवानी चाहिए। जो एक्सरसाइज हम करवाते हैं कितनी, 3 टाइम्स पर वीक। उसके बाद जो होते हैं इंटेंसिटी को हम किसी भी तरह से हम मेजर्स कर सकते हैं, मीटर्स कर सकते हैं, या तो हार्ट रेट रिजर्व हो गया, एंड रेट ऑफ परसीव्ड एक्सर्शन स्केल के ज़रिए भी हम इंटेंसिटी डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद टाइम जो होता है वो 10 to 15 मिनट्स का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स का होना चाहिए। और इसमें कोल्ड और वार्म पीरियड जो होता है वो कितना होता है, 5 to 10 मिनट्स। उसके बाद इसका टाइप, और इसकी टाइप में हम देखते हैं इसमें ना लार्ज मसल्स होते हैं काम कर रहे थे। कौन, मतलब लार्ज मसल्स हो गए, जैसा कि हमारे पास ट्रेडमिल वॉकिंग होगी, और क्या होती है स्टेशनरी बाइक, ट्रेडमिल वॉकिंग, रोअर, स्टेपर वगैरह हो गया। इसमें टाइप में कौन से होते हैं, लार्ज मसल्स ग्रुप्स होते हैं, जिसमें क्या होती है ट्रेडमिल वॉकिंग होगी, स्टेशनरी बाइक होगी, रोवर और स्टेपर वगैरह होगी। और वॉल्यूम का जैसे ही मैंने पहले बताया ये कम्बिनेशन होते हैं फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम, कि इसका फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और टाइम का। अब प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्रेशन जो होता है उसमें क्या होता है, पेशेंट का रिस्पॉन्स होता है, कि पेशेंट के रिस्पॉन्स के मुताबिक हम देखते हैं कि पेशेंट कौन सा रिस्पॉन्स कर रहा है। उसके बाद जो होता है हम उसकी एक्टिविटीज़ और गोल्स, ट्रीटमेंट के गोल्स तक पहुंचते हैं पेशेंट के रिस्पॉन्स पे की तरह। इसमें ना हम पेशेंट का रिस्पॉन्स देखते हैं उसके मतलब ट्रीटमेंट के गोल तक पहुंचने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं मेंटेनेंस प्रोग्राम, कि हम इस प्रोग्राम को कैसे मेंटेन करें। मतलब एक बंदा है, एक पेशेंट है, वो एक्सरसाइज कर रहा है, जैसे ही उसका एक्सरसाइज वो करता है उसकी जो मतलब कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज़ हो रही है, उसका फंक्शन लेवल इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी जो मतलब वो स्टूडेंटी लाइफ से एक्टिविटी लाइफ में आगे वो अपने काम खुद कर लेता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है जब वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही वो एक्सरसाइज करना छोड़ देता है, एक ही वीक तक वो एक्सरसाइज छोड़ देता है, दोबारा से जो उसके काम इंक्रीज़ कर रहे थे, एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही थी, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रही थी, उसके बाद जो जैसे ही वो मतलब एक्सरसाइज को करना छोड़ देता है तो वो ना रिवर्स हो जाता है। उसको ना फिर जो उसके काम करने की सलाहियत होती है वो कम हो जाती है, वो स्टूडेंटी लाइफ में आ जाता है, इस तरह के वो रिवर्स हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं जो प्रोग्राम मेंटेनेंस प्रोग्राम होता है उसमें ना एक्सरसाइज को मेंटेन्स करना चाहिए। आप जैसे ही डेली रूटीन के मुताबिक एक्सरसाइज करें, आप डेली ही करें। अगर आप उसको छोड़ देंगे तो उसका आपको ना रिवर्स मिलेगा, मतलब कि आप काम करने की सलाहियत भी कम हो जाएगी। उसके बाद हम इसके पर्पस हम क्यों करवाते हैं, पर्पस ये जो होते हैं हमारे पास, हम इम्प्रूव और मेंटेन्स करवाते हैं फिटनेस को। एक जो होता है हमारे पास क्या होता है, फिटनेस को क्या करवाते हैं, इम्प्रूव और मेंटेन्स। और दूसरा जो होता है स्कैनी प्रिवेंशन जो होते हैं, उसमें क्या होते हैं बिहेवियर चेंजेस और रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन बताते हैं। यानी कि बिहेवियर चेंज, रिस्क फैक्टर मॉडिफिकेशन के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं, जो मैंने पहले बताया उसमें हम उसको ईटिंग हैबिट के बारे में बताते हैं, टीसी वगैरह। उसके बाद हम स्पेशल कंसिडरेशन में हम आर्म एक्सरसाइज
और लेग एक्सरसाइज के बारे में पढ़ते हैं। अब आर्म एक्सरसाइज में क्या क्या होता है। आर्म एक्सरसाइज में जो है कैलोरी को एक्सपेंडिचर जो होता है वो कम होता है, डिक्रीज होता है, कम होता है। क्या होता है, कैलोरिक एक्सपेंडिचर कम होता है, और जो लेग एक्सरसाइज होता है उसमें कैलोरिक एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद जो होते हैं O2 ऑक्सीजन अपटेक, यानी कि जो ऑक्सीजन की मिकदार वो ले रहा है वो आर्म एक्सरसाइज में O2 अपटेक ज़्यादा होती है, इंक्रीज़ होती है, और O2 अपटेक इन लेग एक्सरसाइज में जो होती है वो कम होती है। उसके बाद जो होती है मायोकार्डियल एफिशिएंसी जो होती है वो किसमें, जो आर्म एक्सरसाइज है उसमें मायोकार्डियल एफिशिएंसी कम होती है, और जो लेग एक्सरसाइज होती है उसमें मायोकार्डियल एफिशिएंसी क्या होती है, ज़्यादा होती है। उसके बाद जो होते हैं मायोकार्डियल O2 कंजप्शन, आर्म एक्सरसाइज में जो है मायोकार्डियल O2 कंजप्शन जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जो होते हैं मायोकार्डियल O2 कंजप्शन इन लेग एक्सरसाइज में होती है वो कम होती है। अब हमने क्या पढ़ा, दो तरह से पढ़ा, एक पढ़ी हमने आर्म एक्सरसाइज, एक पढ़ी लेग एक्सरसाइज। इसमें जो है आर्म में जो है कैलोरिक एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो कम होता है, और इसमें जो है कैलोरिक एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो ज़्यादा होता है। इसमें O2 अपटेक जो होता है आर्म एक्सरसाइज में वो ज़्यादा होता है, इसमें जो है O2 अपटेक जो है वो कम होता है। उसके बाद जो है मायोकार्डियल एफिशिएंसी जो होती है आर्म एक्सरसाइज में कम होती है, और लेग एक्सरसाइज में जो होती है मायोकार्डियल एफिशिएंसी जो होती है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद मायोकार्डियल O2 कंजप्शन जो होता है वो आर्म एक्सरसाइज में ज़्यादा होता है, और लेग एक्सरसाइज में होता है मायोकार्डियल O2 कंजप्शन जो होते हैं कम होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अडाप्टेटिव चेंजेस कि कौन सी अडाप्टेटिव चेंजेस होते हैं। इसमें जो होते हैं वो मायोकार्डियल एरोबिक वर्क कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या, मायोकार्डियल एरोबिक वर्क कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद मैक्सिमम एरोबिक फंक्शन जो होते हैं वो बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है, मायोकार्डियल डिमांड फॉर ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है। मायोकार्डियल एरोबिक वर्क कैपेसिटी बढ़ जाती है, मैक्सिमम एरोबिक फंक्शन बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाता है, मायोकार्डियल डिमांड फॉर ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है। थैंक यू सो मच।